नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एबीओ की असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के विषय में। एबीओ के अंतर्गत आप लोगों को मालूम होगा कि लगभग 176 पद आना प्रस्तावित है और ये पद कभी भी आएगा और पता नहीं चलेगा कि असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का पद आ गया है। मुख्य विशेषता इस पद की यह है कि इसमें बीएड के साथ आपके पास मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है, यानी पीजी के साथ आपके पास बीएड होना जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड इसकी योग्यता है। तो जितने बच्चे पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और बीएड भी कर रखे हैं, वो इस फॉर्म को डाल पाएंगे। आने वाले कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि इसका पोस्ट आएगा। लगभग 176 पद के आसपास आना प्रस्तावित है। अब मायने ये रखता है कि इसमें पद कितने आते हैं, लेकिन एक मुद्दा ये है कि एबीओ में जितने भी पद आएंगे एक ही बार में पूरा का पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा प्रीलिम्स मेंस लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑफिसर ग्रेड का पोस्ट होगा असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का। तो इसको आप अगर अच्छे से करेंगे तो जरूरी है, मतलब एकदम से डेफिनेट, मतलब कंफर्म है, मैं कह सकता हूं कि आप इस पोस्ट पर, इस पद पर चयनित हो जाएंगे। दूसरी बात कहें कि इस पेपर में अगर एबीओ का पेपर होगा तो आप लोगों को, अगर आप लोग थोड़ा सा भी रुचि रखते होंगे, अपना शुरुआत किए होंगे, तो आपको मालूम होगा कि 2 पेपर होंगे इसमें, एक पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है उसमें रीजनिंग, हिंदी, रीजनिंग, जीएस आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे और पेपर 2 जो है वो बिल्कुल नया है। जो भी बच्चा पेपर 2 में, जो स्टूडेंट पेपर 2 को अच्छी तरीके से करेगा उसके लिए बहुत आसान होगा इसमें सिलेक्शन लेना। अगर पेपर 2 पर अच्छी तरीके से पकड़ नहीं है तो फिर पेपर आपके लिए कठिन होगा, सिलेक्शन बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बिल्कुल नया सिलेबस होगा पेपर मतलब एबीओ के अंतर्गत। तो पेपर 2 के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 यूनिट दिए गए हैं, जिसमें पहला यूनिट आप देख रहे हैं शैक्षिक प्रशासन एवं शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत इकाई 1 दिया गया है, जिसमें शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का उद्देश्य, लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली, ये सब चीजें दी गई है। इसके अलावा पेपर जो यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4, यूनिट 5, इस तरीके से 5 यूनिट में ये बटा हुआ है। तो अगर मैं कहूं कि यूनिट 1 में, जहां जैसा कि एनालाइजर में पढ़ने या पढ़ाने की परंपरा होती है, तो हम लोग हमेशा पॉइंट टू पॉइंट चीजों को कवर करते जाते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो चीजें हैं उसको उसी पॉइंट के साथ कवर करेंगे। लेकिन सिलेबस में जो भी बिंदु दिए गए हैं वो बिंदु आवश्यक तौर पर कवर किया जाना जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम पहला वीडियो देखेंगे और पहले वीडियो में हम देखेंगे शिक्षा का आधार के अंतर्गत शिक्षा का अर्थ की मीनिंग क्या है। शिक्षा का 2012 में जो एबीओ का एग्जाम हुआ, 2013 में, उस एबीओ के एग्जाम में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे परिभाषाओं को लेकर के पूछे गए। यानी लगभग मैं कहूं कि 7 से 10 प्रश्न जो थे वो परिभाषाओं से लेकर के पूछे गए थे, तो बुरा नहीं होगा। लेकिन इस बार एबीओ का स्टैंडर्ड अलग होगा, कंपटीशन अलग होगा, क्योंकि उस बार पहली बार सिलेबस आया था, तो फिर उतना डीप में जाकर प्रश्न पूछे जाने की चांसेस नहीं थे, लेकिन इस बार डीप में जाकर प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर मैं कहूं कि इस एग्जाम में कितना लेट है, तो बहुत ज्यादा लेट नहीं है, बस नोटिफिकेशन निकालने की देरी है। और आप लोगों को एक चीज बता दूं कि एबीओ का जो एग्जाम होगा वो सीजीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा, न कि व्यापम के द्वारा। और सीजीपीएससी ने एबीओ के विषय में पहले ही सिलेबस जारी कर दिया है और लगभग पदों की संख्या भी उसने बता दी है कि 176 पद के आसपास आएंगे। नहीं, पदों की संख्या नहीं बताई है, 176 पद के आसपास संभावित ऐसा आंकड़ा निकल के आ रहा है विभाग के द्वारा। तो ये मान के चलिए 176 पद के आसपास है, लेकिन सिलेबस पहले से जारी है, तो इस पर प्रश्न कठिन स्तर के पूछे जा सकते हैं। तो कठिन स्तर के प्रश्न जो भी हो अलग बात है, लेकिन जो आसान स्तर के प्रश्न हैं वो आसान स्तर के प्रश्न भी आपसे न छूटे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले वीडियो में। और आज के पहले वीडियो में शुरू करते हैं शिक्षा का अर्थ से शुरुआत करते हैं। देखिए, शिक्षा जो है, सामान्य शब्दों में अगर मैं कहूं कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा
संस्कृत के सिक धातु से मिलकर के बना हुआ है और सिक का मतलब होता है सीखना या सिखाना। यानी जो आप लोग सामान्य तौर पर सीख पढ़ते हैं, जो इस तरीके का सीख लिखा होता है, ये सीख जो है ये सीख शिक्षा से ही बना हुआ है और इसका मतलब होता है सीखना या सिखाना, इसका मीनिंग ये हुआ। लेकिन अगर मैं इसके शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो शिक्षा को अंग्रेजी में कहा जाता है एजुकेशन, और एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर बना है। एजुकेशन जो शब्द है वो शब्द आया है लैटिन शब्द से, और जो लैटिन शब्द है वो है ई और ड्यू, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ई और ड्यू को। और ई का मतलब होता है अंदर से और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ना। मतलब शिक्षा का मतलब, अगर मैं लैटिन भाषा की अर्थ में जाऊं तो शिक्षा का मतलब होता है अंदर से आगे बढ़ना। मैं आगे आपको प्रश्न भी कराऊंगा कि यहां से किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सिलेबस नया है तो उन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए एक एक शब्द के मीनिंग को समझते चलते हैं। सबसे पहला बात देखते हैं शिक्षा का तात्पर्य क्या है। तो जीवन में चलने वाली ऐसी प्रक्रिया प्रयोग से है जो मनुष्य को अनुभव द्वारा प्राप्त होते हैं, उसके पथ प्रदर्शक बनते हैं। यह प्रक्रिया सीखने के रूप में बचपन से चलती है तथा जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसके कारण मनुष्य के अनुभव भंडार में लगातार वृद्धि होती रहती है। इस लाइन से हमको क्या पता चलता है? इस लाइन से हमको पता चलता है कि शिक्षा जो है एक तरीके का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। दूसरा बात पता चलता है कि यह जीवन पर्यंत चलने वाला है, यानी एक बार शुरू होगा तो फिर ये चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा। ठीक है, पर्यंत नहीं होगा, पर्यंत होगा ना, जीवन पर्यंत चलने वाला है। तो यानी जन्म से लेकर के अंतिम तक आपके जीवन में शिक्षा का कोई ना कोई भाग चलता ही रहेगा, सीखते ही रहेंगे। आप बचपन में बोलना सीखें, बड़े होकर चुप रहना सीखें, आप बुजुर्ग होकर के चलना सीखें कि किस तरीके से बुजुर्गियत में अगर पैर हाथ जवाब दे दें तो किस प्रकार से हम चल सकते हैं। ये सब चीजें शिक्षा के अंतर्गत ही आती हैं। अगर बृहद अर्थ में देखें तो शिक्षा के दो अर्थ देखे जा सकते हैं, एक तो बृहद अर्थ में और एक संकुचित अर्थ में। सभी चीजों को देखेंगे और भी चीजें देखेंगे कि पारंपरिक अर्थ में यानी प्राचीन अर्थों में शिक्षा का क्या मीनिंग है। तो यहां पर दो चीजें आपको स्पष्ट हो गई कि शिक्षा का तात्पर्य जीवन में चलने वाली ऐसी प्रक्रिया प्रयोग से जो मनुष्य को अनुभव प्राप्त होने और उसके पद प्रदर्शक बनते हैं। यह प्रक्रिया सीखने में बचपन से चलती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसके कारण मनुष्य के अनुभव भंडार वृद्धि होती रहती है। मतलब कुल मिला के शिक्षा जो है, शिक्षा जीवन में चलने वाली विभिन्न घटनाओं से हमें शिक्षा प्राप्त होती है, यानी अनुभव प्राप्त होती है। वही अनुभव शिक्षा होती है और उसी शिक्षा के वजह से हम दूसरा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर एक उदाहरण के तौर पर आपसे मैं बात करूं, कि आप पहली में जोड़ना सीखते हैं, कक्षा पहली में जोड़ना सीखते हैं, और जब कक्षा पहली में आप जोड़ना सीखते हैं तो उसी जोड़ के बदौलत फिर आगे आकर के आप पहली में कैसी चीजों को सीखते हैं? आसान चीजों को सीखते हैं। एक धन एक कितना होगा, लेकिन बाद में आप क्या लिख सीखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा। इस तरीके की चीजें सीखती है। तो क्या है, एक चीज आपने सीखा, एक शिक्षा प्राप्त किया, उसके वजह से आप दूसरी शिक्षा भी प्राप्त कर पा रहे। तो सामान्य अर्थ में अगर शिक्षा की विशेषताओं से अगर आपसे शिक्षा की विशेषताओं के बारे में पूछे तो आप दो तीन विशेषताएं तो बता सकते हैं शिक्षा से। पहली बात कि यह शिक्षा जो होती है एक बार शुरू हुई और चलती ही रहेगी, अर्थात जीवन पर्यंत चलने वाली चीज है। एक बार शुरू हो गई, व्यक्ति जीवन में जन्म ले लिया, चाहे वो किसी भी स्थिति पे हो, चाहे वो स्कूल जाता हो नहीं जाता हो, खेतों में काम करता हो नहीं करता हो, वो एसी बनाने वाला मैकेनिक हो, पंखा बनाने वाला मैकेनिक हो, शुरू से लेकर के आखिरी तक वो सीखता ही रहेगा जीवन के मृत्यु तक। महात्मा गांधी ने भी ये बात कही थी कि मनुष्य जो है शमशान में जाते जाते भी कुछ चीजें सीख जाता है। दूसरी बात आपसे कहेगा कि शिक्षा पहली बात तो हमने देखा कि शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरी बात अगर कहे कि क्या है शिक्षा, अगर सामान्य शब्दों में कहूं तो शिक्षा क्या है, अनुभव है। और तीसरी बात कहूं, शिक्षा एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया,
मतलब एक शिक्षा जो है दूसरे शिक्षा से लिंक है, एक शिक्षा की कड़ी दूसरे शिक्षा से जुड़ी हुई है। क्लियर है? यानी पहली शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसके आधार पर कोई आप दूसरी शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। जैसे मैंने कक्षा पहली में जोड़ का उदाहरण दिया और बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का उदाहरण दिया। एक धन एक भी जोड़ है, एक धन एक भी जोड़ है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी जोड़ है, लेकिन इसका स्तर अलग है और इसका स्तर अलग है, दोनों का स्तर अलग अलग है। लेकिन ये चीज सीखने के लिए सबसे आपको पहले ये चीज सीखनी जरूरी होगी, अर्थात शिक्षा एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया बीतती है तो हम दूसरे प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। अर्थात कभी भी शिक्षा अपने आप में खत्म होने वाली चीज नहीं है, हमेशा हम सीख ही सकते हैं, कभी भी खत्म होने वाली चीज नहीं है। ठीक है, यहां से हमने 3 बातें समझी और 3 बातें जानी। पहला जीवन पर्यंत, दूसरा अनुभव और तीसरा प्रक्रिया। जब आप इस कोर्स के लिए कोई पेड कोर्स लेंगे इस एबीओ के एग्जाम के लिए, तो आपको ये सब चीजें प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगी। आपको इसके लिए कोई अलग से फीस देना नहीं पड़ेगा, यानी आपको लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इसका प्रिंट अगर निकलवा लेंगे तो इसको लिखते जाएंगे तो ज्यादा सही होगा। ठीक है, अगर इसका प्रिंट निकलवाएंगे इस कंटेंट का, उसके बाद यहाँ पे लिखते जाएंगे शिक्षा के बारे में, तो सही रहेगा। चलिए दूसरी बात देखें, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ की बात अगर मैं करूं तो भारतीय दृष्टिकोण से शिक्षा जो है शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। यहां से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला कि शिक्षा जो है, शिक्षा शब्द जो है किस धातु से बना हुआ है। आसान प्रश्न भी पूछ सकता है आपसे, कहीं से भी प्रश्न पूछेगा। एबीओ 2013 का पेपर था, एकदम कठिन नहीं था, बहुत आसान था अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो। किससे बना हुआ है? शिक्ष धातु से बना हुआ है। शिक्षा के 2 चीजें, शिक्षा के अंतर्गत 2 चीजें शामिल है, दोनों, पहला सीखना और दूसरा सिखाना भी शामिल है। अगर अंग्रेजी शब्द की बात करूं तो शिक्षा को अंग्रेजी में बोला जाता है एजुकेशन, और एजुकेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा से आया है। लैटिन भाषा जो है, लैटिन भाषा में 2 शब्द जो हैं ई और डुयो को, ई और डुयो को 2 शब्द से बना हुआ है शिक्षा। कौन कौन सा? ई और डुयो को, ई और डुको। ई का मतलब क्या हुआ? अंदर से, और डुको का मतलब होता है आगे बढ़ना। अगर हम लैटिन भाषा की शब्दावली में जाएंगे तो शिक्षा का मतलब क्या हुआ, अगर शिक्षा के शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या हुआ, तो अंदर से आगे बढ़ने की प्रक्रिया शिक्षा है। अब अंदर से आगे बढ़ने की प्रक्रिया का मतलब क्या है, इस चीज को भी थोड़ा जान लेते। जब इस दुनिया में कोई भी शिशु जन्म लेता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो उसके अंदर अपार संभावनाएं होती हैं कि वो, मतलब उसके अंदर लगभग सभी संभावनाएं होती हैं अगर वो शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार से अक्षम न हो तो। मतलब मान लेते हैं किसी का कोई शिशु जन्म लिया, उसका बदकिस्मती से पैर ही नहीं है तो वो अच्छा धावक नहीं बन सकता, जुबान नहीं है तो अच्छा वक्ता नहीं बन सकता, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई सामान्य शिशु है तो उसके अंदर सभी प्रकार की क्षमताएं निहित होती हैं। शिक्षा के माध्यम से हम उनकी क्षमताओं को केवल और केवल बाहर निकालने या उकेरने या प्रदर्शित करने का काम करते हैं। नहीं समझे? मान लेते हैं किसी स्कूल में 10 बच्चे हैं और हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको जैसा माहौल मिलता है वो उसी तरीके से ढलने लगता है। मेरे साथ पढ़े कुछ बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर होंगे, अच्छा अंग्रेजी बोलते होंगे, मेरे से ज्यादा अच्छा बोलते होंगे, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी से बहुत झिझक खाते होंगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मुझे अलग माहौल और उनको अलग माहौल मिला। यानी मेरे उस भाग को, मेरे अंदर उस निहित भाग को, अंग्रेजी वाले भाग को, या जो मैं पढ़ा रहा हूं इस बोलने के कौशल को ही मान लेते हैं, इस बोलने और समझाने के कौशल को निखरने का मौका मिला और उनको नहीं मिला, दूसरे जो विद्यार्थी थे उनको। इस वजह से उनकी पर्सनालिटी अलग, यानी उनका व्यक्तित्व अलग, उनका काम धाम अलग, और मेरा व्यक्तित्व काम धाम मेरा अलग हुआ। कुल मिला के हर व्यक्ति के अंदर वो क्षमताएं हैं जो सभी दुनिया के व्यक्तियों में हैं। मतलब कोई सामान्य बच्चा है जो कि
शारीरिक रूप से अक्षम नहीं है तो उसके अंदर वैज्ञानिक बनने की भी क्षमता है, डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, जो आप चाहें, एक अच्छा व्यापारी बनने की क्षमता है, एक अच्छा किसान बनने की क्षमता है। मायने ये रखता है कि शिक्षा के माध्यम से आप उसके किस भाग को प्रदर्शित कराना चाहते हैं या विकसित कराना चाहते हैं, उसके अंदर सभी क्षमताएं। यही चीज कहना चाहता है लैटिन भाषा का ई डू यू को। ई डू यू को कहना चाहता है अंदर से आगे बढ़ना। ई मतलब अंदर से, डू को मतलब आगे बढ़ना। ई डू को का मतलब क्या हुआ, अंदर जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को आगे बढ़ाना और विकसित करना, बस। ठीक है, चलिए। इस प्रकार शिक्षा शब्द का समग्र रूप में बालक के जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना ही है शिक्षा का मतलब। आगे की बात देखें कि प्राचीन काल में शिक्षा का अर्थ क्या हुआ करता था। अभी तो हमने देखा कि शिक्षा जो है सिख धातु से बना हुआ है। सिख धातु का मतलब क्या है, सीखना और सिखाना से है। शिक्षा का अंग्रेजी जो शब्दावली है उसको कहते हैं एजुकेशन। एजुकेशन अपने आप में उधार ली गई शब्दावली है जो कि लैटिन भाषा से ली गई है, और लैटिन भाषा में ई और डूको शब्द से मिलकर के बना एजुकेशन। ई का मतलब है अंदर से और डूको का मतलब है आगे बढ़ना। मतलब अंदर जो क्षमताएं छुपी हुई हैं उन क्षमताओं को आगे बढ़ाना या बाहर निकालना, प्रकट कराना। कौन सी क्षमता प्रकट होगी, कौन सी क्षमता प्रकट नहीं होगी, या कौन सी क्षमता किसी शिशु के अंदर से प्रदर्शित की जाएंगी, कौन सी क्षमता किसी शिशु के अंदर से प्रदर्शित नहीं की जाएंगी, यह किस पर निर्भर करेगा, यह निर्भर करेगा माहौल पर। माहौल यानी शिक्षा पर। हम उसको किस प्रकार से शिक्षा, किस प्रकार से उस शिशु को तराशने की कोशिश कर रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं, एक पत्थर है, एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है। इस बड़े से पत्थर को काट करके आप कोई एक शिवलिंग बना सकते हैं। इस बड़े से पत्थर को काट करके आप कोई एक विष्णु की मूर्ति बना सकते हैं। इस बड़े से पत्थर को काट करके आप श्री राम जी की मूर्ति बना सकते हैं। इस बड़े से पत्थर को काट करके आप कुछ सिलबट्टा बना सकते हैं जिसमें मसाला पीसा जाता है। आप इस बड़े से पत्थर को काट करके जांता चक्री बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। इस बड़े से पत्थर में अपार संभावना है। उसी प्रकार से एक शिशु में भी अपार संभावना है। अगर आप इस पत्थर से बनाना चाहते हैं क्या, शिवलिंग, इस पत्थर से बनाना चाहते हैं विष्णु की मूर्ति, इस पत्थर से बनाना चाहते हैं सिलबट्टा, ये आपके छेनी और हथौड़ी की कलाकारी है। उसी प्रकार से बच्चे के अंदर जो छुपी हुई क्षमता है, जिसको मैं ई और डी को शब्द से बात किया, ये छुपी हुई क्षमता उसके अंदर पहले से है। यानी इस पत्थर के अंदर जैसी क्षमता छुपी है वैसे ही उसके बच्चे के अंदर भी क्षमता छुपी हुई। मायने ये रखता है कि जो बच्चे की पर्सनालिटी को या बच्चे के अंदर छुपी हुई क्षमता को जो निखारना चाहता है वो किस भाग को निखारना चाहता है, बस, बाकी कुछ नहीं। क्लियर है? चल अब देखते हैं प्राचीन भारत में शिक्षा का क्या अर्थ हुआ। देखिए, इतने प्रकार के शिक्षा के अर्थ को समझाने का मतलब यह है कि इतने ही प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। इतने प्रकार से शिक्षा को समझाने का मतलब क्या है कि इतने ही प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षा का सामान्य अर्थ पूछा जा सकता है, लैटिन भाषा में अर्थ पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा गया है सामान्य सा शिक्षा का अर्थ, और जब सामान्य सा शिक्षा का अर्थ लिखा गया है इसका मतलब यह है कि ये एक बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक कतई नहीं। क्लियर है? चलिए, प्राचीन भाषा की अगर बात करूं तो प्राचीन भाषा जो है विद्या, प्राचीन भाषा में जो है शिक्षा को कहा जाता था विद्या। अभी विद्या ददाति विनय विनयाति याति पात्रता ददाति, ये वाला श्लोक आप लोग पढ़े होंगे कि विद्या विनय को देती है और विनय पात्रता को देता है, ये वाला श्लोक पढ़े होंगे। तो प्राचीन भाषा में इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था विद्या। और विद्या जो है वो शब्द बना विद्य धातु से, और विद्य का मतलब होता है जानना। कहते हैं ना, कानून विद्य है, शिक्षा विद्य है, मतलब शिक्षा के बारे में जानकार है, जानना। इस तरह विद्या शब्द का अर्थ ज्ञान से है, और हमारे प्राचीन ग्रंथों में ज्ञान को मानव का तृतीय नेत्र कहा गया,
और अज्ञान दूर कर सत्य के दर्शन कराने में मददगार होता है। विद्या हमें विनम्र बनना सिखाती है। विद्या ददाति विनयम। विद्या हमें सुख से मुक्त, जीवन से मुक्त यानी मोक्ष प्राप्ति का भी मार्ग प्रशस्त करती है, ऐसा प्राचीन काल में माना गया। कि तो प्राचीन काल में विद्या का, शिक्षा का अर्थ क्या हुआ? शिक्षा का अर्थ विद्या से है और विद्या का अर्थ ज्ञान से है, और ज्ञान हमें विनय प्रदान करती है। ठीक है, चलिए पूछ देगा कि तृतीय नेत्र प्राचीन काल में मनुष्य के लिए, प्राचीन काल में मनुष्य के लिए तीसरी आंख या तृतीय नेत्र किसे कहा गया? एबीओ का एक प्रश्न पूछ दिया तो आप फंस जाएंगे। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है यार, चलो काले से लिखूंगा तो दिखे। ठीक, तीसरी आंख या तृतीय नेत्र किसे कहा गया? तो आप क्या करेंगे? आप फंस जाएंगे। ठीक है, अब दिख रहा होगा, आप दिख। तो ऐसी स्थिति में हर एक पॉइंट को आपको समझना, हर एक पॉइंट को आपको जानना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, चलिए खैर ये मुद्दा रहा अलग। एक प्रश्न देख लेते हैं। अब आपको ये देख के लग रहा होगा कि भैया इसमें, इस प्रश्न में 5 ऑप्शन क्यों हैं? तो 5 ऑप्शन इसलिए हैं क्योंकि 2013 में जब एग्जाम हुआ तो उस समय सीजीपीएससी जो भी पेपर लेता था उसमें वो 5 ऑप्शन देता था, ए बी सी डी और ई, इस तरीके से 5 ऑप्शन दिया करता था। इस प्रकार से 5 ऑप्शन में आपको प्रश्न पूछा गया है। लेकिन अब जो सीजीपीएससी एग्जाम लेगा उसमें 4 ऑप्शन देगा, तो 4 ऑप्शन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। अब आपको बताना यह है, अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आपको बताना है, अभी बताया मैंने, प्राचीन भारत में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या था? संन्यास, अमरत्व, मोक्ष प्राप्ति या स्वर्ग प्राप्ति, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही उत्तर? अगर आपने पढ़ा है तो तुरंत ही बता देंगे, नहीं ध्यान से पढ़ा होगा तो तुरंत बता देंगे। मैंने कहा अभी पढ़ा कि प्राचीन काल में शिक्षा का जो मूल उद्देश्य था, वो मूल उद्देश्य जो था वो था ज्ञान प्राप्ति। और शिक्षा क्यों प्राप्त किया जाता था? ज्ञान के लिए, विद्या के लिए। और ये ज्ञान क्यों प्राप्त किया जाता था? ये ज्ञान प्राप्त किया जाता था जीवन से मुक्त होने के लिए। और जीवन से मुक्त क्यों होना चाहता है कोई व्यक्ति? क्यों? क्यों उसको चाहिए मोक्ष। तो हमेशा से शिक्षा का कोई ना कोई उद्देश्य रहा है। अभी आपकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, आप इस एबीओ के लिए पूरा पढ़ रहे हैं, तो इस शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका नौकरी लेना, सिलेक्शन लेना, यही तो उद्देश्य है। उसी प्रकार से प्राचीन काल में तो नौकरियां हुआ नहीं करती थी। तो प्राचीन काल में क्या था? प्राचीन काल में कहा जाता था कि यहां पर जैसा जीवन जियोगे, जैसा लोगों के साथ व्यवहार करोगे, ऊपर में वैसा ही जीवन तुमको जीने का मौका मिलेगा। अर्थात यहां पे अगर अपने जीवन को स्वर्ग की तरह जिए तो ऊपर भी तुमको स्वर्ग प्राप्ति होगा, ऐसा बोला जाता था। तो उस समय अल्टीमेट गोल क्या था? अल्टीमेट गोल जैसे अभी आपका क्या है? नौकरी हो जाए, अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छी लड़की शादी हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा, ये सब गोल हैं आपके, उद्देश्य हैं। तो उस समय ये सब उद्देश्य नहीं थे, उस समय अलग उद्देश्य थे। उस समय उद्देश्य क्या थे? उस समय उद्देश्य थे मोक्ष प्राप्ति। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य अगर पूछे, अंतिम उद्देश्य, तो क्या था? मोक्ष था। और शिक्षा का उद्देश्य अगर पूछे तो क्या है? ज्ञान प्राप्ति है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नहीं है, अगला प्रश्न से पहले कुछ चीजें और है। तो शिक्षा के बारे में हमने सामान्य था मतलब समझा, शिक्षा का अर्थ, शाब्दिक अर्थ समझा, शिक्षा का लैटिन भाषा के अंतर्गत अर्थ समझा, ये सब चीजें हमने समझ। ठीक है, अब हमको शिक्षा के कुछ और अर्थ जानने। 2 तरीके से समझेंगे हम शिक्षा के अर्थ को। एक तो होगा जिसको हम बोलेंगे संकुचित अर्थ, और एक जो होगा उसको बोलेंगे वृहद अर्थ।
वृहद अर्थ मतलब विस्तारित अर्थ, विस्तारित अर्थ या अन्य प्रकार से जो भी चीजें होंगी, एक संकुचित होगा एक वृहद अर्थ होगा। तो संकुचित अर्थ में अगर वर्तमान के तरीके से चले तो संकुचित अर्थ में क्या है कि शिक्षा का जो अर्थ है उसको पहले पढ़ देता हूं, उसके बाद समझा देता हूं। संकुचित अर्थ में शिक्षा बालक को योजनाबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऐसी योजना से है जिसमें निर्धारित उद्देश्यों के प्राप्ति के प्रयत्न किए जाते हैं। विद्यालय में प्रदत्त की जाने वाली शिक्षा इसी श्रेणी में आती है। इसमें निश्चित उद्देश्यों वाला प्रत्येक कक्षा अथवा स्तर का एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, जिसमें एक निश्चित अध्यापन काल या अध्ययन काल में शिक्षकों द्वारा पूर्ण कराया जाता है। वास्तव में संकुचित अर्थ में शिक्षा एक प्रकार से पुस्तकीय शिक्षा तक सीमित है। अब कुछ चीजें आपको यहां से स्पष्ट हो गई होंगी। संकुचित अर्थ में क्या शिक्षा का मतलब है? अगर आपसे पूछे संकुचित शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, ऑप्शन दे देगा स्कूली शिक्षा, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ये सही है। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या हुआ? स्कूली शिक्षा। शिक्षा का संकुचित अर्थ कहने का मतलब ऐसी शिक्षा की व्यवस्था, हाँ ऐसी शिक्षा की व्यवस्था जिस शिक्षा की व्यवस्था में सभी चीजें पहले से निर्धारित हो, मतलब योजना पहले से बनी हुई हो। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, पाठ्यक्रम पहले से निर्धारित है, योजना से पहले से बनी हुई हो, और योजना का मुख्य चीज क्या होता है? उद्देश्य। पढ़ेंगे आगे, योजना बनाना भी सीखेंगे हम लोग शिक्षा के अंतर्गत। तो योजना क्यों बनाई जाती है? एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। जब हम कहें किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ऐसी शिक्षा योजना बनाई जाए और उस शिक्षा योजना के अंतर्गत बालकों को शिक्षित किया जाए, किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक शिक्षा योजना बनाया जाए और उस शिक्षा योजना के अंतर्गत बालकों को शिक्षित किया जाए, तो ऐसी योजना क्या होगी? संकुचित अर्थ होगा शिक्षा का, संकीर्ण अर्थ होगा। जबकि शिक्षा का एक वृहद अर्थ है। आपसे संकीर्ण अर्थ भी पूछेगा, क्यों? क्योंकि आप बनेंगे क्या? ABEO, असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। जब असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनेंगे आप, तो आपका मुख्य मुद्दा, मुख्य फोकस जो होगा, मुख्य बिंदु, मुख्य केंद्र जो होगा वो स्कूल ही होगा। हालांकि आप स्कूल की शिक्षा के अलावा भी अन्य शिक्षा व्यवस्थाओं को जानते हैं, लेकिन आपका मुख्य काम क्या होगा? स्कूल का प्रशासन देखना, स्कूल के लिए नीतियां बनाना, जो नीतियां सरकार द्वारा बनाई गई हैं वो नीतियां सही तरीके से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, यही तो आपका काम होगा असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ABO का। और जब ABO का ये काम होगा, तब मैं कह सकता हूं कि आपका फोकस क्या होगा? आपका फोकस यही शिक्षा के संकुचित अर्थ में ही होगा। मतलब आप फोकस कहां करेंगे? जो आप अगर निर्देशन करेंगे, आप नियंत्रण करेंगे, आप प्रबंध करेंगे, आप देखेंगे, तो किसको देखेंगे? इसी स्कूली शिक्षा को तो देखेंगे, स्कूली शिक्षा को। क्यों? क्योंकि उसी के लिए आपको काम दिया गया है। लेकिन आप जो देखने वाले हैं स्कूली शिक्षा को, जो पुस्तकीय शिक्षा को देखने वाले हैं, वो शिक्षा का मात्र संकुचित अर्थ है, किसी भी प्रकार से कोई वृहद अर्थ नहीं है। तो वृहद अर्थ हम पढ़ेंगे। संकुचित अर्थ में दो ही बातें याद रखिएगा, एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाई जाए और उस योजना के अंतर्गत बच्चों को शिक्षित किया जाए, बालकों को शिक्षित किया जाए, तो उसको कहेंगे संकुचित अर्थ की शिक्षा। दो बातें कही मैंने, अभी थोड़ा सा समझाने के लिए आपको एक बात और बोलता हूं तो आपको समझ में आ जाए। उद्देश्य और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजना, एक तरीके से मैं कहूं ये क्या है? स्कूली शिक्षा को हम क्या बोलेंगे? स्कूली शिक्षा को हम बोलेंगे क्या? कि संकुचित अर्थ में शिक्षा है। दूसरी बात कह सकते हैं, स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? पुस्तक। तो मुख्य रूप से शिक्षकों का क्या फोकस होता है? कि पुस्तक का पाठ्यक्रम पूरा करा। बच्चों का भी फोकस होता है कि पुस्तक के पाठ्यक्रम को पूरा करा दिया जाए, और बच्चा अगर पहली में है तो पास होकर के दूसरी में, दूसरी में है तो पास होकर के तीसरी में,
तीसरी में है तो पास होकर के चौथी में, ऐसे क्रम से आगे बढ़ते रहे। यह शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अभी अगर हम संकुचित अर्थ में देखें, अगर आपको मैं एक चीज बोला, एक उद्देश्य है और एक योजना है। हालांकि किसी भी चीज के पीछे तो एक उद्देश्य तो रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर शिक्षा के पीछे योजना हो। जैसे मान लेते हैं आपके घर में कोई 5 वर्ष का बालक है जो बोलना जानता है, ठीक। आप बैठे हैं दरवाजे पर, कोई मेहमान आया आपके यहां, आपने बोला बेटा नमस्ते करो। क्या आपने ये योजना पहले से बना के रखी थी कि अभी आमुक व्यक्ति एक्स नामक मेरा दोस्त आने वाला है, उसे मेरे बच्चे को नमस्ते करने के लिए बोला है? नहीं। जब वो आया तो आपके दिमाग में आया कि मेरे बच्चे के अंदर यह शिक्षा होनी चाहिए, यह शिष्टाचार होना चाहिए कि आप उसको नमस्ते करना सिखाएं। हालांकि नमस्ते करना सिखाना आपका एक उद्देश्य हो सकता है कि आप अपने बच्चे को एक सुसंस्कृत बच्चा या फिर समाज में स्वीकार्य बच्चे के रूप में आप बनाना चाहते हो, एक अलग मुद्दा है, वो आपका उद्देश्य हो सकता है, लेकिन आपका योजना तो नहीं था। नहीं था, आप अचानक से उसको बताएं। बच्चा कोई गलती कर रहा है तो अचानक से आपने बताया कि बच्चे इसको ऐसा नहीं ऐसा करो, गर्म चीज मत छुओ, अचानक से बताया। उद्देश्य तो था आपको बच्चे को सेफ रखना था, लेकिन आपके पास उसका कोई योजना नहीं था, आपने अचानक से बनाया ना। तो वही चीज, तो शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या हुआ? शिक्षा का संकुचित अर्थ यही हुआ जो स्कूली शिक्षा है, जो पुस्तकीय शिक्षा है, जिसमें उद्देश्य शामिल है, जिसमें योजनाएं शामिल है, वो सब चीजें शिक्षा के संकुचित अर्थ में आ जाती है। अब देखते हैं, एक प्रश्न देखते हैं, प्रश्न पूछ ही लिया तो देख ही लेते हैं। चलिए बताइए, कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आप लोग इसको यूट्यूब में तो देखेंगे ही, आप यूट्यूब में नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि भाई इस प्रश्न का मैंने ये उत्तर लिया है। शिक्षा के संकुचित अर्थ से तात्पर्य क्या है? बालक को माता पिता से प्राप्त शिक्षा, बालक को समाज से प्राप्त शिक्षा, बालक को विद्यालय से प्राप्त शिक्षा, बालक को परिवार से प्राप्त शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं। संकुचित अर्थ में क्या मतलब है बालक शिक्षा का? तो हमने अभी सब सीखा कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का मतलब है कि जिसमें एक उद्देश्य हो, जिसकी योजना हो। सामान्य तौर पर स्कूल में दिए जाने वाली पुस्तकीय शिक्षा जो है वो कौन सी शिक्षा है? संकुचित शिक्षा है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बालक को विद्यालय से प्राप्त शिक्षा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। हमने संकुचित अर्थ में तो देख लिया, अब हम देखते हैं वृहद अर्थ में, यानी विस्तारित अर्थ में, व्यापक अर्थ में शिक्षा का क्या मीनिंग है। तो क्या आपको लगता है, आप सोच के देखिएगा, क्या आपको लगता है कि जो स्कूल में दी जाती है शिक्षा वही बस शिक्षा है? आप बच्चे को नमस्ते करना सिखाते हैं, आप बच्चे को बोलना सिखाते हैं, आप बच्चे को चलना सिखाते हैं, आप बच्चे को चुप रहना सिखाते हैं, आप बच्चे को आलू काटना सिखाते हैं, आप बच्चे को कपड़े धोना सिखाते हैं, आप बच्चे को गोला गोला बनाना सिखाते हैं। सभी में सिखाते हैं। और हमने क्या देखा? शिक्षा जो है सिख धातु से बना हुआ है, सिख धातु से बना हुआ है। अब इसका मतलब होता है सीखना या सिखाना, सीखना और सिखाना दोनों। तो जब आप बच्चे को कुछ चीज बता रहे हैं, कुछ चीज उसके अंदर डाल रहे हैं, उसके पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ आप सिखा रहे हैं। और जब आप सिखा रहे हैं, इसका मतलब आप उसको शिक्षा दे रहे हैं। तो केवल स्कूल की शिक्षा ही शिक्षा होगी क्या? नहीं, और भी जगहों की शिक्षा होगी। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है? व्यापक अर्थ में शिक्षा है स्कूल की शिक्षा के साथ साथ अन्य शिक्षाएं जो कि बच्चे के पर्सनालिटी को या बच्चे के व्यक्तित्व को निखारने में मदद करती हैं, शिक्षा का व्यापक अर्थ माना जाएगा। नहीं समझे भाई? संकीर्ण अर्थ में देखा आपने
कि स्कूल की शिक्षा जो है वो संकीर्ण अर्थ में शिक्षा का मतलब हो गया, लेकिन स्कूल के बाहर की भी तो शिक्षा है, समाज की शिक्षा है, ये कहां जाएगा? परिवार की शिक्षा है, ये कहां जाएगा? दोस्त कोई शिक्षा दे रहा है, चाहे वो गाली देने का ही शिक्षा क्यों न हो, वो कहां जाएगा? तो ये स्कूल की शिक्षा है। इसके अलावा अन्य प्रकार की शिक्षाएं या प्रकृति कोई शिक्षा दे रही है, गर्मी लग रहा है तो हमको शिक्षा मिल रहा है कि नहीं छाया में रहना चाहिए, पेड़ नहीं काटना चाहिए। तो ये सब शिक्षाएं जो है ये कहां से आएंगी, कहां लिखेंगे इसको, कहां कैसे समझेंगे? तो उनको समझने के लिए हमको शिक्षा का व्यापक अर्थ समझना पड़ेगा। और व्यापक अर्थ के अंतर्गत मैं ये कह सकता हूं कि बच्चा जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक, यानी पहले जो बात कही थी वही बात, जीवन पर्यंत, ठीक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जीवन पर्यंत जो भी चीजें सीखता है वो सब चीजें शिक्षा है। अभी एक लाइन में मैंने बोला जीवन पर्यंत, तो अब सारी चीजें क्लियर हो गई कि जीवन पर्यंत में तो स्कूल भी आ गया, जीवन पर्यंत में कॉलेज भी आ गया, जीवन पर्यंत में वो खेत में जाता है काम करने वो भी, जीवन पर्यंत में वो टॉयलेट जाता है वो भी है, जीवन पर्यंत में वो नहाता है वो भी है, शौच करने के बाद हाथ धोना चाहिए भी तो एक शिक्षा है। स्कूल में नहीं दिया गया या दिया गया, घर में भी दिया गया, वो भी एक शिक्षा है। तो ये किसमें आया? व्यापक अर्थ में आया, यानी एक विस्तृत अर्थ में शामिल हुआ। अगर मैं संकुचित अर्थ में जाता तो कहां जाता? केवल स्कूल की शिक्षा, ठीक। शिक्षा का व्यापक अर्थ को प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री टी रेमंड ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वता तक निरंतर चलता रहता है। वह शिक्षा के एवं शिक्षा में मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। ठीक है, आगे का एक परिभाषा देखते हैं, छोटा परिभाषा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, पूछा था परिभाषा इसलिए। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत वे सभी प्रभाव सम्मिलित होते हैं जो मानव को बाल्यावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रभावित करते हैं। मतलब ये डिम्बिल का परिभाषा सबसे परफेक्ट परिभाषा अभी तक हमको मिल गया कि शिक्षा के विस्तृत अर्थ की अगर बात करें तो जीवन से लेकर के मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलने वाली जो भी हमारे अंदर इंप्रूवमेंट होगा, चाहे वो सही दिशा में हो चाहे गलत दिशा में हो, सब चीजें विस्तृत अर्थ की शिक्षा में आएंगी। और केवल स्कूल की शिक्षा मान लो तो कौन सी अर्थ में आ जाएगा? संकुचित अर्थ में आ जाएगा। मैकेंजी ने लिखा, मैकेंजी ने कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव में शिक्षा में वृद्धि होती भी रहती है। दोनों परिभाषाएं परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक प्रश्न देख लेते हैं। अरे इसका एनिमेशन काम नहीं करता, छुपाना पड़ता। व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है तथा जीवन के प्रत्येक अनुभव में शिक्षा में वृद्धि होती है। ये बात किसने कहा? अभी तक हमने दो परिभाषाएं लिखी पढ़ी, एक तो डम्बिल की, तीन परिभाषा पे लिखी, एक तो डम्बिल की, दूसरा रेमंड की और तीसरा मैकेंजी की। तो ये बात अभी तुरंत पढ़ा है हमने, मैकेंजी ने कहा था, अभी तुरंत पढ़ा है तो क्या रहेगा? याद रहेगा। बाद में क्या करेंगे? भूल जाएंगे। तो क्या करना है, इसका जो पीडीएफ मिलेगा, पेड कोर्स वाले अगर ज्वाइन करेंगे पेड कोर्स में तो पीडीएफ मिलेगा, पूरा कोर्स पढ़ेंगे और पीडीएफ को बार बार, खासकर जो चीजें नहीं याद हो रही हैं उनको हाईलाइट करके रखिएगा, एग्जाम के समय रिवाइज करना है बस, बाकी कुछ नहीं, ठीक। तो कौन होगा ये? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए की बात करूं, डम्बिल की बात करूं, रेमंड, टी रेमंड की परिभाषा संभव तो नहीं पूछेगा क्योंकि लंबा परिभाषा है, तो इसको आप भूल जाइए, ठीक। डम्बिल की बात करूं तो डम्बिल ने कहा शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत वे सभी प्रभाव सम्मिलित होते हैं जो मानव को बाल्यावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत प्रभावित करते हैं। चलिए एक और प्रश्न है क्या? नहीं है प्रश्न। चलिए अब आगे देखते हैं। यहां तक हमने देख लिया शिक्षा का दार्शनिक, शिक्षा का क्या बोलते, प्राचीन अर्थ क्या था, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या था, शिक्षा का विस्तृत अर्थ या व्यापक अर्थ क्या था, ये सब चीजें देखिए। शिक्षा का अपने आप में अर्थ क्या है, वो सब चीजें देखिए। अब हम देखेंगे शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। विश्लेषणात्मक अर्थ कहने का मतलब यह है कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में शिक्षा को किस प्रकार से समझा जाता है। जैसे समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखेंगे, समाज के हिसाब से देखेंगे
तो ऐसा कोई भी ज्ञान जो समाज के काम आए उसको हम शिक्षा कहेंगे। अगर शिक्षा का मतलब यही है ना कि जो चीज उसको जानकारी दी गई वो काम आए। अगर कोई भी ज्ञान जो समाज के काम आ रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप भी समाज के अंग है, मैं भी समाज का अंग हूं, मेरा पढ़ाना आपके काम आ रहा है और आपका पढ़ना समाज के काम आएगा। मेरा पढ़ाना आप समाज के हिस्से हैं तो आपके काम आ रहे हैं, तो क्या है वो शिक्षा है। दार्शनिक दृष्टिकोण से अलग चीजें होंगी, हो सकता है कि मोक्ष प्राप्ति में जो चीजें सहायक होंगी उसी को शिक्षा माना जाए। तो कौन कौन से दृष्टिकोण से शिक्षा का क्या क्या अर्थ होता है उसको कहा जाता है शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। समझ गए? अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग शिक्षा का मीनिंग होता है, अलग अलग अर्थ होता है। जैसे आप सामान्य तौर पर आप अगर पीने वाले पानी पीने की वो करते हैं तो पानी आप देखते हैं तो पानी से आपको क्या पता चलता है कि मेरे को इसे पीना है। लेकिन कोई वैज्ञानिक होगा उसमें से H2O अलग अलग निकाल के देखेगा। कोई बिजली बनाने वाला होगा वो लगा के देखेगा कि पानी में धारा करंट प्रवाहित हो रहा है कि नहीं। उस पानी तो एक ही है, उसका उपयोग अलग अलग है। शिव जी पर चढ़ गया तो जल है और नहीं तो फिर पानी। शिव जी पर कभी नहीं कहते ना कि पानी चढ़ाने जा रहे हैं, जल चढ़ाने जा रहे हैं। हमेशा गंगा जल है, गंगा का पानी नहीं है। समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी जल नहीं है। सबका अलग अलग मीनिंग। वही पानी है, वही पानी, वही H2O है। नाली में बह रहा है पानी, गंदा पानी, नाली का पानी। शिव जी को चढ़ा दिया, जल हो गया। शिव जी से गिर करके, शिव जी के ऊपर से गिर करके पानी फिर से नाली में चला गया, फिर पानी हो गया। तो वही बात है बस, ठीक है। तो अलग अलग दृष्टिकोण से शिक्षा का क्या अर्थ है। तो शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मूल भूमिका दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, नीति शास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों ने अदा की। इन सब ने शिक्षा का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर इनके द्वारा उद्घाटित तथ्यों के आधार पर शिक्षा के स्वरूप को समझने और परिभाषित करने का प्रयत्न किया। पहला देखते हैं दार्शनिक अर्थ से शिक्षा का क्या मतलब है, यानी फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण से, फिलोसॉफिकल आई से, आंख से अगर आप देखते हैं, दार्शनिक आंख से देखते हैं तो शिक्षा का क्या मतलब है। दार्शनिकों की दृष्टि से शिक्षा मनुष्य के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति का साधन होता है और चूंकि मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य के संबंध में दार्शनिकों में मतैक्य नहीं है, अतः निम्नलिखित विभिन्न परिभाषाएं शिक्षा के संबंध में दी गई है। ठीक है, एक बात तो है, सभी दार्शनिक एक बात मानते हैं कि शिक्षा जो है वो मनुष्य के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति का एक क्या है, साधन। सभी दार्शनिक इस बात पर सहमत हैं कि शिक्षा जो है मनुष्य के अंतिम उद्देश्य के लिए एक साधन है, लेकिन साध्य क्या है, यानी अंतिम उद्देश्य क्या है, किस अंतिम उद्देश्य के लिए साधन बना हुआ है, ये अलग अलग जो दार्शनिक हैं अलग अलग विचार रखते हैं। तो उस हिसाब से अलग अलग दार्शनिकों के हिसाब से अलग अलग शिक्षा का अर्थ है। शंकराचार्य ने कहा शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए मतलब मोक्ष की प्राप्ति कराए, ठीक, यानी जीवन से मुक्त हो जाए, मुक्ति दिलाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, मतलब मनुष्य के अंदर कुछ क्षमताएं छिपी हुई हैं, उन क्षमताओं को बाहर निकालना शिक्षा है। पूछ लेगा ये छोटा छोटा परिभाषा, ध्यान रखिएगा। शिक्षा का वह अर्थ, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, किसकी परिभाषा है, किसने ये परिभाषा दी शिक्षा के विषय में कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। ऑप्शन आपको याद देने, शंकराचार्य। छोटी छोटी परिभाषा, एबीओ का एग्जाम ये वन टाइम आप एग्जाम देंगे, ध्यान रखिएगा। 300 का फर्स्ट पेपर, 300 का सेकेंड पेपर, ये सेकेंड पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं, और 75 नंबर का इंटरव्यू, टोटल 675 नंबर होगा। इस 675 नंबर में आपको पास करना है। एक बार अगर पास कर लिए सीधा ऑफिसर, लेकिन छोटी छोटी परिभाषाएं आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। अब ये मेरा रिक्वेस्ट आपसे नहीं है, एग्जामिनर ही पूछता है छोटा छोटा परिभाषा, तो क्या कर लेंगे, पढ़ना ही पड़े, ठीक है। चलिए अब दूसरा, तीसरा नंबर पॉइंट देखें। छोटा परिभाषा हमेशा याद रखना है, छोटा परिभाषा उठा के पूछेगा।
यूनानी दार्शनिक जो प्लेटो था, उन्होंने कहा शरीर व आत्मा दोनों के महत्व को स्वीकार करते हैं और कहते हैं शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करता है जिसके कि वह योग्य है। दूसरे शब्दों में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है, ऐसा प्लेटो ने कहा। युग पुरुष महात्मा गांधी ने कहा कि शरीर, मन और आत्मा तीनों के विकास पर समान रूप से बल देते हुए कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। दयानंद सरस्वती ने कहा कि शिक्षा वह है जिसमें मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों को प्राप्त करे और अविद्या आदि दोषों को त्याग कर सदैव आनंदमय जीवन व्यतीत करे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह चिरंतर सत्य को पहचान सके, इसके साथ एक रूप हो सके और अभिव्यक्त कर सके। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा, प्रकृतिवादी थे, इन्होंने कहा कि शिक्षा का अर्थ अंतर शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। और प्रयोजनवादी दार्शनिक जॉन ड्यूकी ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के उन सब योग्यताओं का विकास और उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावना उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। तो इस प्रकार से शिक्षा के अलग अलग परिभाषाएं हमने देखी। अब मुख्य रूप से आपको मैं कई बार बोल रहा हूं कि शिक्षा की जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, उन छोटी छोटी परिभाषाओं को आपको याद रखना। चलिए देखते, शिक्षा मनुष्य के पहले से मौजूद दैवीय पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण है, किसका कथन है? शिक्षा मनुष्य में पहले से पूर्ण दैवीय पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण है, किसका कथन है? स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। अभी पढ़ा है और अभी प्रश्न आप नहीं बना पा रहे हैं, मैं बता रहा हूं। अभी पढ़े हैं लेकिन अभी प्रश्न नहीं बना पा रहा। टिक मारिएगा, देखते हैं। ये वाला कथन 2013 में पूछा गया। अब अगली बार कौन सा पूछ देगा कुछ पता नहीं। शंकराचार्य ने क्या कहा? मुक्ति दिलाए वह शिक्षा है। विवेकानंद ने क्या? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। प्लेटो ने कहा कि शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास प्रक्रिया शिक्षा है। उसी प्रकार से युग पुरुष महात्मा गांधी ने क्या कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के मन, आत्मा सर्वांगीण सर्वोत्कृष्ट विकास से है। दयानंद सरस्वती, शिक्षा हुआ है जिसमें शुभ गुणों को अर्जित करे और अशुभ गुणों को त्याग कर दे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, सस्पेंसर ने कहा, ये सब चीजें आपको याद है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछ दिया, अब ये प्रश्न पूछा तो प्रश्न आपसे नहीं बना। क्या शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद दैवीय पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण है? 2013 में पूछा गया प्रश्न है, किसका है? कौन सा होगा उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। कैसे? अब आपको एक बार और कंफ्यूजन हो गया होगा। शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद दैवीय पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण है। देख लेते हैं क्या लिखा है। इन्होंने लिखा, मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अब देखिए, अंतर्निहित पूर्णता का मतलब क्या है? अंतर्निहित, देखिए परिभाषाओं को भी थोड़ा सा हिला डुला के पूछा है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता कहने का मतलब क्या है? कुल मिला के मनुष्य के अंदर जो भी क्षमताएं है उसको बाहर निकालना शिक्षा है, यही कहना चाह रहा है। तो मनुष्य में पहले से मौजूद दैवीय पूर्णता, अगर इसको बोलूं दैवीय पूर्णता या अंतर्निहित पूर्णता, अंतर्निहित पूर्णता, तो अंतर्निहित पूर्णता कहूं या दैवीय पूर्णता कहूं, क्या है? बात एक ही। अंतर्निहित और दैवीय पूर्णता बात एक ही है। क्यों बात एक ही है? क्योंकि अंदर, अगर व्यक्ति के अंदर कोई गुण पहले से निश्चित है, पहले से डाला गया है, तो किसका है? कौन डाला होगा? ईश्वर ही तो डाला होगा ना, भगवान ही डाला होगा। तो इसी वजह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद दैवीय पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण कहे या दैवीय पूर्णता का प्रकटीकरण कहे या कहे कि पहले से मौजूद अंतर्निहित पूर्णता का प्रकटीकरण, यानी पहले से वो चीज है मनुष्य के अंदर, बस उसको प्रकट करना है। और क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा
स्वामी विवेकानंद। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं, होगा तो। कहता है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने क्या कहा? उसने कहा कि शरीर मन, क्या कहा? शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए, शरीर, मन और आत्मा तीनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए एक परिभाषा दिया, और वो परिभाषा था कि मनुष्य, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। और ये कहा किसने? महात्मा गांधी। पढ़े भी हैं हम लोग, अभी नहीं पढ़े हैं? चलिए देख लेते। पढ़े हैं भाई, ध्यान नहीं देते हो क्या? शरीर, मन और आत्मा तीनों के विकास पर समान रूप से बल देते हुए कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से। ऐसे ही पूछ देगा छोटा सा जगत गुरु शंकराचार्य का, यूनानी दार्शनिक प्लेटो का पूछ देगा, किसी का भी पूछ सकता है, तो सब तैयार रहिएगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, कुछ गर्दनों के साथ है, कुछ आरियों के साथ। तो आपको अपने गर्दन के साथ नहीं रहना है, आपको आरी के साथ रहना है, ठीक है? आरी लेके जाना है, ना कि गर्दन लेके जाना है कटाने के लिए। पूछेगा कहीं से भी। चलिए अब देखते हैं, पहला तो देख लिया समाज, दार्शनिक अर्थ। दार्शनिक अर्थ में हमने देखा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करना। अंतिम लक्ष्य क्या है? तो अंतिम लक्ष्य के विषय में सभी दार्शनिकों में भेद है, तो दार्शनिक कुछ स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं कि कौन सा अंतिम लक्ष्य होगा। उस विषय में हमने विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं देखी, शंकराचार्य का देखा, हमने विवेकानंद के देखा, गांधी जी का देखा, इसके अलावा हमने प्लेटो का देखा, बहुत सारी चीजें देखी। अब हम देखेंगे किसकी? शिक्षा का समाज शास्त्रीय अर्थ, दूसरे प्रकार का अर्थ है। समाजशास्त्र की दृष्टि से शिक्षा क्या है? समाजशास्त्रियों के मतानुसार शिक्षा एक सामाजिक, समाजशास्त्रियों की दृष्टि के मतानुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि इसमें मनुष्य समाज के अस्तित्व पर भी शिक्षा का अस्तित्व निर्भर रहता है। इस दृष्टि से शिक्षा की निम्नलिखित परिभाषाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला बात इसी को समझ लेते हैं। कहना चाहता है कि समाजशास्त्रियों के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया मानी जाती है। इसके अनुसार समाज के अस्तित्व पर ही शिक्षा का अस्तित्व निर्भर करता है। मतलब कहना यह चाहता है, समाजशास्त्रीय प्रक्रिया कहने का मतलब क्या है? समाजशास्त्रीय प्रक्रिया कहने का मतलब शिक्षा को समाजशास्त्रियों ने एक समाजशास्त्रीय प्रक्रिया माना। समाजशास्त्रीय प्रक्रिया मानने का मतलब यह है कि जैसा समाज होगा वैसी ही शिक्षा होगी। दोनों बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार का समाज होगा उस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, और दूसरा बात यह है कि बच्चों को जिस प्रकार की शिक्षा बनेगी भविष्य में धीरे धीरे उसी प्रकार का समाज बन जाएगा। तीसरा परिप्रेक्ष्य ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्री केवल कहना यह चाहते हैं कि बच्चा जो है, शिशु है, बालक है, जो भी है, समाज के तौर तरीकों को, समाज में चलित प्रचलित मान्यताओं को अगर सीख जाता है तो कहेंगे उसने शिक्षा प्राप्त कर ली। नहीं समझे? फिर से समझ। दो बात। पहला बात देखिए, दोनों एक दूसरे से लिंक। कहना यह चाहता है कि जैसा समाज होगा, जैसा समाज होगा वैसे ही शिक्षा दी जाएगी, और जैसे जैसे शिक्षा दी जाएगी समाज वैसे वैसे ही चेंज भी होता जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार शिक्षा दे दिया तो दे दिया। समाज जैसा होगा वैसे ही शिक्षा होगी, और शिक्षा जैसी होगी वैसे ही समाज चेंज होता जाएगा। यही कहता है समाजशास्त्रीय प्रक्रिया या सामाजिक प्रक्रिया। दूसरी बात कहना यह चाहता है, एक तरीका और भी सोच सकते हैं आप, कि समाजशास्त्रियों के अनुसार किसी व्यक्ति को अगर आप शिक्षित बोलते हैं, अभी बोलते हैं ना
कि कोई शिक्षित है, मतलब अपना हस्ताक्षर नाम लिखना जान जाता है, मतलब शिक्षित है। तो समाज शास्त्रियों के अनुसार अगर आप किसी व्यक्ति को शिक्षित बोलेंगे तो वो ऐसा क्या करेगा कि आप उसको शिक्षित बोल सकते हैं? तो आप बोलेंगे समाज में रहने लायक बन जाए, समाज के तरीकों को सीख ले, समाज में जैसी मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को मानने लगे, स्वीकार कर ले। नमस्कार, हेलो, हाय, हे ब्रो, अलग अलग समाज की अलग अलग तरीके के अभिवादन करने के तरीके हो गए। हे ब्रो, हे ड्यूड, ये भी एक अभिवादन का एक तरीका हो गया। हमारे यहां नहीं चलता, हमारे यहां नमस्ते, पांव छूना, ये चलता है। तो हमारे समाज में नमस्ते और पांव छूना अगर कोई सीख जा रहा है तो कहेंगे कि हाँ, अब धीरे धीरे शिक्षित होना शुरू हो गया। और इसी समाज में हे ब्रो, हाउ आर यू, ऐसा करे तो शिक्षित नहीं है समाज के हिसाब से। तो समाज के तौर तरीके, समाज के नियम, समाज के व्यवस्था के अनुसार, समाज के अनुसार व्यक्ति समायोजित हो जाए, वह व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा। क्या एक व्यक्ति समाज के हिसाब से कहेंगे तो क्या शिक्षित पूर्ण रूप से हो सकता है? कभी नहीं। जैसा शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाला है, समाज में चलने वाली शिक्षा भी जीवन पर्यंत ही होगी। केवल और केवल जो संकीर्ण शिक्षा की व्यवस्था हमने देखी, जिसमें हमने स्कूली शिक्षा देखा, संकुचित अर्थ में परिभाषा जो देखी, वही संकुचित अर्थ का परिभाषा वाला ही शिक्षा कभी आप कंप्लीट कर पाएंगे। बाकी विस्तृत अर्थ में कोई शिक्षा आप कंप्लीट नहीं कर सकते। समाज में आज आप नमस्ते कर रहे हैं, कल नमस्ते नहीं करेंगे। हो सकता है आप नमस्ते कर रहे हैं, नमस्ते के अलावा और कुछ भी चीजें सीखनी हो, तो रोज नया नया नया, तो समाज में कभी आप पूर्ण रूप से शिक्षित हो ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए समझे। यहां पे कहता है कि शिक्षा जो होगा समाज पर टिका होगा, जैसा समाज होगा वैसी शिक्षा मिलेगी, और जैसी शिक्षा मिलेगी वैसा ही समाज बन जाएगा। समाज के हिसाब से शिक्षित व्यक्ति हम किसको मानेंगे? वो व्यक्ति जो समाज के तौर तरीकों को स्वीकार करे, समाज के हिसाब से चले, समाज के नियम कानून को माने, तो उसको हम शिक्षित मानेंगे। नहीं मानेगा तो उसको हम शिक्षित नहीं मानेंगे। ऐसा समाज कहता है। क्या कहता है, क्या क्या होता है समाज के अंतर्गत? पहला, शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण और समायोजनपूर्ण प्रक्रिया है, ऐसा समाज मानता है। दूसरा, उद्देश्यपूर्ण मतलब शिक्षा का कोई उद्देश्य होगा, और जैसा जैसा समाज बदलेगा वैसा वैसा वो शिक्षा समायोजित भी होता जाए। दूसरा, शिक्षा एक विकासात्मक प्रक्रिया है, कोई गड़बड़ नहीं है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। शिक्षा एक ध्रुवीय प्रक्रिया है। एक पॉइंट, शिक्षा द्वितीय ध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा संस्कृतिकरण है, मतलब संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया है। और कहता है कि ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब हमेशा चलता ही रहेगा, ऐसा इसका कहना है। ठीक, शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसमें दो चीजें आपको समझ में नहीं आई, सब चीजें तो समझ में आ गई, दो चीजें समझ में नहीं आई। पहला, शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण समायोजित प्रक्रिया है, समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी चला गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, नीचे वाला पॉइंट। शिक्षा एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ये चीज समझ में नहीं आया। सॉरी, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है और त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये चीज आपको समझ में नहीं आया। तो पहले देख लेते हैं ध्रुवीय ध्रुवीय प्रक्रिया। ऐसा ही लिखिए, ध्रुवीय ध्रुवीय प्रक्रिया, द्विध्रुवीय प्रक्रिया। द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहने का मतलब यह है, जैसे एक सामान्य तौर पर मैं कहूं, समाज के हिसाब से मैंने जब बात की कि जैसी शिक्षा होगी, जैसा समाज होगा, वैसे ही उसको शिक्षा प्राप्त होगी, और जैसे जैसे शिक्षा प्राप्त होगी वैसे वैसे समाज बनता जाएगा। यानी इस समाज की वजह से शिक्षा में चेंज आएगा, और इस शिक्षा की वजह से समाज में भी चेंज आएगा। कैसा बना? एक ध्रुव ए बन गया, एक ध्रुव ए बन गया, ऐसा 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 ऐसा, एक ध्रुव ऐसा, एक ध्रुव, एक ध्रुव, एक ध्रुव, एक ध्रुव, दो ध्रुव बना ना, एक ध्रुव एक ध्रुव एक, दो ध्रुवीय प्रक्रिया हो गया।
ठीक है, समझ गए। चलिए एक चीज और भी बात कहता है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते। शिक्षा, इस शिक्षा या शिक्षा किसको दिया गया? व्यक्ति। व्यक्ति परिवर्तित हुआ और परिवर्तित होकर के क्या किया? समाज को बदला। देखिए अब इसको देखिएगा, चीज वही है लेकिन समाज शास्त्रियों का अलग अलग दृष्टिकोण है, तो उस दृष्टिकोण से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहता है। अब मैं कहता हूं शिक्षा देने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है, तो कहेंगे हां आता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा तो समाज में परिवर्तन आएगा, बोलेंगे हां आता है। समाज में परिवर्तन आएगा तो फिर शिक्षा में परिवर्तन आएगा, हां आता है। शिक्षा में परिवर्तन होगा तो फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन होगा या नहीं, तो कहेंगे होगा। कैसे होगा? मान लेते हैं एक उदाहरण के तौर पर, एक समाज है जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, किसको भी पढ़ा लिखा नहीं है। उस समाज में कुल 100 घर हैं या 50 घर हैं, उस समाज के लोगों के कुल 50 घर हैं, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है। कुछ एक ऐसी व्यवस्था आती कि सभी बच्चों को, सभी लोगों को पढ़ा दिया गया और 25 साल बाद ये लोग गरीबी में थे ना पहले, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे तो मजदूरी करते थे, गरीबी में थे, आर्थिक ढांचा बिल्कुल ठीक नहीं था। इन लोग को पढ़ा दिया गया, ये सभी लोग शिक्षित हो गए और सभी के सभी शिक्षित होने की वजह से सभी का सभी नौकरी, सभी घरों से एक एक व्यक्ति नौकरी में चला गया। अब वो समाज फिर से समृद्ध समाज, पैसा वाला समाज बन गया। अब जब ये पैसा वाला समाज बन गया तो क्या आगे आने वाली पीढ़ी को आपको बोलना पड़ेगा कि पढ़ाइए लिखाइए? नहीं बोलना पड़ेगा। वो फिर से शिक्षा व्यवस्था, पहले से जो शिक्षा व्यवस्था थी उससे अच्छी शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। करेंगे ना? समझ गए कि नहीं? समझ गए? समझ गए, बस इतना ही आसान था। त्रिध्रुवीय को समझ लो। त्रिध्रुवीय कहना ये चाहता है कि शिक्षा की वजह से व्यक्ति परिवर्तित होता है और व्यक्ति की वजह से समाज, और समाज की वजह से फिर शिक्षा परिवर्तित होता है और समाज की वजह से फिर व्यक्ति परिवर्तित होता है। जबकि द्विध्रुवीय प्रक्रिया में एक तरफ जो था शिक्षा था और एक तरफ समाज था, बीच में व्यक्ति नहीं था। जबकि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में तीनों चीजें शामिल हैं और कुछ ये इस तरीके से ये चलना शुरू होगा। तीनों ध्रुव अभी दिखा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। ठीक, ये पहला ध्रुव हो गया, ये दूसरा ध्रुव हो गया और ये हो गया तीसरा। कुछ इस तरीके से चलना शुरू हुआ, ऐसा ऐसा ऐसा, एक एक ध्रुव हो गया, 3 ध्रुव, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। ठीक है, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज हमने सीखा नमस्ते, कल के दिन पांव छूना कंपलसरी हो गया, तो पांव छूना नया शिक्षा लेंगे हम समाज में। ठीक, चलिए अगला नंबर पॉइंट देखते हैं। अच्छा देख लेते हैं, तो लिखा ही हुआ है तो क्या कंफ्यूजन। निम्न में से कौन सा कथन सही है? शिक्षा एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, सॉरी द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, तो हमने देख लिया। हाँ, एक तरफ क्या है? एक तरफ शिक्षा है और एक तरफ क्या है? दूसरी तरफ समाज। पहला ध्रुव ए, दूसरा ध्रुव ए, तो ऐसा ऐसा चलने लगा। तीसरा में देखा हमने, दूसरा देखा, एक तरफ शिक्षा है, फिर व्यक्ति है, फिर एक क्या है? समाज। 3 ध्रुवीय प्रक्रिया हो गया, ऐसा ऐसा चलने लगा। तो दोनों हो गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, यानी ऑप्शन सी हो गया। अब देखते हैं शिक्षा का राजनीतिक अर्थ क्या है। तो छोटा सा अर्थ है, समझ लेते हैं। शिक्षा का राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा राष्ट्र निर्माण का साधन है। यानी शिक्षा क्यों दिया जाता है? तो राष्ट्र निर्माण के लिए दिया जाता है, ताकि बच्चे राष्ट्र के लिए जागरूक हो सके। राष्ट्र का निर्माण श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण से ही संभव है, जिसके कारण शिक्षा से अपेक्षा की जाती है कि वो व्यक्ति के अंदर राष्ट्र प्रेम उत्पन्न करे, देश के लिए श्रेष्ठ नागरिक तैयार करे शिक्षा, ताकि वो अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सके। शिक्षा का आर्थिक अर्थ क्या हुआ? तो शिक्षा का आर्थिक अर्थ है, समाज अर्थशास्त्रियों के विचार में शिक्षा एक उत्पादक प्रक्रिया है, जिसमें वह आर्थिक निवेश है जिसके द्वारा व्यक्ति के उत्पादन और संगठन के कौशल का विकास किया जाता है, और इस प्रकार व्यक्ति समाज और राष्ट्र के
उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाती है, सब आर्थिक विकास किया जाता है। कहना यह चाहता है, शिक्षा का आर्थिक अर्थ केवल इतना ही कहना चाहता है कि शिक्षा एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। जैसे हमने देखा समाज के लिए उपयोगी है तब वो व्यक्ति शिक्षित है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से, वैसे ही आर्थिक दृष्टिकोण से अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है और वह शिक्षित तब मानेंगे जब आर्थिक क्रियाकलाप में योगदान दे पा रहा है, कुछ उत्पादन कर पा रहा है। अगर उत्पादन नहीं कर पा रहे तो आर्थिक दृष्टि से हम उसको शिक्षित नहीं कर सकते। उत्पादन करने का मतलब कुछ पैसे कमा रहा है अपने दम पर, ठीक। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? मनोवैज्ञानिकों के विचार से मनुष्य एक मनो शारीरिक प्राणी है जो जन्म से शक्तियां लेकर पैदा होता है, अतः शिक्षा का सर्वप्रथम इन शक्तियों का विकास होना चाहिए। यानी कहना यह चाहता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि मनुष्य के अंदर सारी शक्तियां हैं, उन सारी शक्तियों को जागृत करना ही शिक्षा है। जर्मन शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी ने के शब्दों में कहें तो शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास है। और फ्रोबेल ने कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की तरफ प्रकट करता है। किसने कहा? तो अभी ये पढ़ा है अपने ऑप्शन नंबर डी, फ्रोबेल ने कहा है बात, ठीक। चलिए अब अगला नंबर पॉइंट देखते हैं, शिक्षा का समग्र और वास्तविक अर्थ क्या होगा। अभी तक तो हमने संकुचित अर्थ देखा, विस्तृत अर्थ देखा, समाजशास्त्रीय अर्थ, मनोवैज्ञानिक अर्थ, आर्थिक अर्थ, अर्थशास्त्रीय अर्थ और सब अर्थ देखा। अब देखते हैं थोड़ा सा वास्तविक अर्थ क्या है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ को समन्वित रूप से इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि शिक्षा किया जा सकता है कि शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान और कला कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके अलावा व्यक्ति एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते रहते हैं। बाकी इसमें कुछ समझाने वाला बात नहीं है जिसको मैं समझाऊं। शिक्षा के उपरोक्त परिभाषा अपने आप में पूर्ण एवं समन्वित दृष्टिकोण समाहित किए हुए है तथा शिक्षा के अर्थ को पर्याप्त रूप से स्पष्ट भी करता है ये परिभाषा, ठीक। तो इस परिभाषा के अनुसार अगर कुछ चीजें देखें तो आप कह सकते हैं शिक्षा क्या है। शिक्षा में एक उद्देश्य होता है। पहला बात तो जीवन पर्यंत चलता है। दूसरा, इसमें कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उद्देश्यपूर्ण है। तीसरा बात कि इसके अंदर जो मतलब व्यक्ति के अंदर जो भी शक्तियां हैं उन शक्ति को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। ये सब चीजें हैं बस, और क्या। शिक्षा से क्या होता है? तो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है, सभ्य बनता है, ये सब चीजें, ठीक। चलिए प्रश्न है क्या? प्रश्न है, शिक्षा के द्वारा निरंतर प्रश्न देखते हैं। शिक्षा के द्वारा निरंतर विकास करते हैं, क्या करते हैं? कौन करते हैं? व्यक्ति और समाज विकास करते हैं, परिवार करता है, समुदाय भी तो करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब शिक्षा की कुछ अन्य परिभाषाएं भी हैं जिसको सामान्य तौर पर मैं पढ़ देता हूं और बाकी आप लोग अगर कोर्स लेंगे तो उसको पीडीएफ में मिलेगा ही, ठीक है। चलिए पहला परिभाषा देखते हैं। महर्षि अरविंद के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास है। अरस्तु ने कहा शिक्षा का अर्थ स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना है। कृष्णमूर्ति ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के समन्वित विकास की प्रक्रिया है। कौटिल्य के अनुसार शिक्षा का अर्थ देश के लिए प्रशिक्षण तथा राष्ट्र के लिए प्रेम है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। सस्पेंसर ने कहा कि शिक्षा पूर्ण जीवन है। रूसो ने कहा कि प्रत्येक बालक की प्राकृतिक शक्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं के स्वतः एवं स्वाभाविक विकास का नाम शिक्षा है और शिक्षा बच्चे की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। सभी के लिए शिक्षा
विश्वव्यापी घोषणा 1990 में ये बात कही गई कि शिक्षा बच्चे की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। तो ये सब परिभाषा आपको याद रखनी पड़ेगी और उसमें कुछ कर नहीं सकता मैं। चलिए एक प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षा पूर्ण जीवन है किसने कहा? तो ये कहा था आपका स्पेंसर ने। छोटी छोटी परिभाषाएं थी जिसको आपको याद रखना था, वहीं से प्रश्न पूछा गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नहीं है, अगला छोटा सा पॉइंट है, शिक्षा कला है या विज्ञान है? तो पहली बात, जब सैद्धांतिक स्तर पर शिक्षक चीजों को पढ़ाने की कोशिश करता है या पढ़ाना शुरू करता है तो हम उसको क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जो भी चीजें क्रम से चले, सिद्धांत के अनुसार चले, कभी फेल ना हो, हमेशा चलती रहे वैसे, तो विज्ञान हो जाता है। लेकिन जब बच्चा उन चीजों को सीख लेता है और अपने शिक्षा कार्य में या फिर सीखने के बाद अपने कुछ कलाकारी करता है, कुछ प्रैक्टिकल करता है, वो सब में आ जाता है तो क्या हो जाता है? कला हो जाता है। ये प्रश्न नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा शिक्षा कला और विज्ञान है, कला है या विज्ञान है, तो आप बोलेंगे दोनों है बस। इस प्रकार से हमारा ये क्लास जो है वो समाप्त होता है। पहला वीडियो था ये। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग, अगर आपको कोर्स भी ज्वाइन करना हो तो उसके विषय में भी थोड़ी जानकारी मैं दे देता हूं। 94 064 21 014 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप एबीओ के कोर्स के विषय में चाहें तो जानकारी ले सकते हैं। हमारी क्लासेस इसी प्रकार से चलेंगी। नेक्स्ट वीक आपको फिर से ये क्लास आपको एक और डेमो क्लास के रूप में मिलेगा और ऐसे ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। आप चाहें तो कोर्स ज्वाइन करेंगे तो कंप्लीट क्लास आपको एक बार में ही मिल जाएगा और आप चाहें जब चाहें जैसा चाहें वैसा देख सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार, जय।